Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today we are gonna go ahead with unit number 5. Unit number 5 Mathematical Reasoning and Aptitude, गणितीय तर्क एवं योग्यता. इस यूनिट को हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है ना. अभी मैंने रिसेंट में एक टॉपिक कराया था डायरेक्शन रीजनिंग का टॉपिक समझाया था, क्वेश्चंस कराए थे. उसके बाद मैंने बोला था कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, वो मैं कराऊंगी. उनके आने वाले सेशंस में मैं और वीडियोस भी डालने वाली हूँ, लेकिन बिफोर दैट वी आर गोना स्टडी टुडे अ टॉपिक ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स. व्हाट? सीटिंग अरेंजमेंट्स. सीटिंग मतलब सीट करना, सिट सिट होता है ना, बैठना. सीटिंग अरेंजमेंट्स माना किसी की सीटिंग कैसे है, माना कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें लोग कैसे कैसे बैठे हैं. मैंने इंडायरेक्टली वैसे बता दी, इसके बराबर में ये है, उसके बराबर में है, लेकिन एग्जैक्टली हम पोजीशंस कैसे पता करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी होगी. क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं. इन केस यू आर अटेम्प्टिंग इट राइट, यू कैन इजिली स्कोर इन दिस unit. You just need to use your aptitude, your skill of analyzing, right? So we're gonna go ahead with unit number 5 of mathematical reasoning and aptitude today. UGC NET GRF paper 1. एंड ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 का ही टॉपिक है, नहीं, बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, जिनमें सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो यू कैन रियली इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दीज कॉन्सेप्ट जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने. तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वुड बी हैविंग द सब्जेक्ट. ये टॉपिक एंड क्वांट से रिलेटेड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है, तो उससे रिलेटेड भी ये टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट्स का. सो यू कैन स्टडी दैट फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. उस संदर्भ में भी आप पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेट करके भी स्टडी कर सकते हैं. ऑल्दो आई एम टीचिंग हियर फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 हियर. यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. बट ये मैथमेटिक्स मैंने बताया उसका भी पार्ट है. सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए. ये अभी नहीं करा रही हूँ मैं. सनरेज एंड शेडोज, इसको भी आने वाले सेशंस में मैं कराऊंगी आपको. डायरेक्शन रीजनिंग का भी मैंने बताया था, पार्ट था, समवट कह सकते हो. क्लियर है. सो डायरेक्शंस भी मैंने इससे एक टॉपिक बताया था, तो इसको भी डिस्कस ना करके अभी हम मेन क्या डिस्कस कर रहे हैं, सब पार्ट दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट. What? The seating arrangement. So seating arrangements मतलब बेसिकली किसी के बैठने का अरेंजमेंट कैसे होगा, हाउ वुड बी गेट टू नो. एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत वे में हो सकती है. कैसे हो सकती है? पहली हो सकती है लीनियर. फर्स्ट इट कुड बी लीनियर, दैट इज रैखिक. ये रैखिक हो सकती है. और कैसे हो सकती है? सर्कुलर हो सकती है, अराउंड द टेबल. ओवल या सर्कुलर मीन्स ऑल अराउंड ऐसे काइंड ऑफ, ऐसे कह लो या प्रॉपरली ऐसे. बेसिकली ऐसा होगा, या कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी हो सकता है. मीटिंग्स होती हैं तो इस वे में पीपल आर सीटेड. सो एक सेंटर की तरफ देख रहे हैं सारे. दिस इज अ सेंटर. सो सर्कुलर ओवल शेप कैसे भी हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट, है ना. और वहाँ पे क्या होगा, दे आर सेंटर, दे आर फोकसिंग ऑन सेंटर, और बेसिकली they are seated in such a way that they are looking to the center, है ना. उन सबका सेंटर की तरफ फेस है, ऐसा करके हो सकता है केस. और इसके कुछ केसेस आ जाएंगे. उसमें क्या केस आ जाएगा कि किसी इसी वाली शेप में बैठे, लेकिन एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है. अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम स्टडी कर लेंगे फॉर एक्स्ट्रा रेफरेंस. इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट उनके बीच में नहीं है, बिकॉज दे हम किसी पर्सन के क्वेश्चन में ये बता देंगे दैट द पर्सन इज नॉट फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. वो सेंटर पे फेस नहीं कर रहा है, वो उल्टा बैठा है ऐसे करके. सर्कुलर ऐसे है, सब इस तरफ देख रहे हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ, या मेरी पोजीशन ऐसे बताई गई है, मैं बैठूंगी चाहे वैसे ही, लेकिन मेरे बोला आई एम नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड टुवर्ड्स माय लेफ्ट ये पर्सन है, तो अगर मैं फेसिंग होगी तो वो मेरे राइट हो जाएगा. सो हम उसको उस वे में लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस टॉपिक लेटर ऑन्स. आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट लीनियर वंस. लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट होगा लीनियर, रैखिक. एक लाइन में पीपल बैठेंगे, स्टूडेंट्स या कोई भी कलीग्स, कोई भी बैठ सकते हैं. तो उस अरेंजमेंट को हम सीखेंगे आज कैसे करना है. रेस्ट वुड बी डिस्कस इन द कमिंग सेशंस. ओके, चलिए. सो हाउ वुड इट लुक लाइक इनकेस अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से लेके कोई यहाँ तक बैठा है, चाहे वो बेंच है, चाहे वो किसी रो में बैठे हैं या रो में खड़े हैं, इस तरह से है. इट कैन बी एनी वे. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट. इसमें लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक. सो अब बहुत ध्यान रखना है हमें कि कैसे हम करेंगे. एक पर्सन, ये एक्सट्रीम्स हो जाते हैं. ये दोनों कोने जो होते हैं
दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम हो गए, इससे आगे कोई नहीं बैठेगा। एक्सट्रीम बोल दो या एंड बोल दो, एंड मतलब दिस इज एंड, एंड दिस ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम और एंड, है ना, ये भी एक्सट्रीम और या एंड कहला सकता है। सो ये दोनों एंड्स हैं, एंड एक्सट्रीम्स भी समटाइम्स हम यूज कर सकते हैं वर्ड, क्लियर है, जहां पे खत्म हो रहा है कोई चीज। अब क्या है, कितने भी पर्सन यहाँ पे सीटेड हो सकते हैं, क्लियर है, हो सकते हैं, डैश नंबर ऑफ पर्सन माइट बी सीटेड। अब हमको लेफ्ट या राइट बोलेंगे तो हमको कैसे क्वेश्चंस में करना है, मैं थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू भी ज्यादा बताऊंगी, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जितना रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि थोड़ा है, इट्स कंप्लीट बट द वे इट शुड गो, है ना। सो इन केस अगर माना बोला कि दो पर्सन है पी एंड क्यू, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। सो पी के लेफ्ट में क्यू है, अगर बोले पी के लेफ्ट में क्यू है, सो यहां मैंने कहा लिखा है राइट में, हमारा अगर हम पी को देख रहे हैं पी के राइट में है क्यू, पी के राइट में है ना क्यू, राइट हैंड साइड दाई तरफ सीधे हाथ की तरफ है हमारा क्यू, मुझे उल्टी तरफ रखना है तो क्यू यहां पर आ जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, हमें क्योंकि लेफ्ट साइड चाहिए। लेकिन अगर P का फेस इस तरफ है, यू नो फेसिंग का फर्क पड़ जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट में कभी कभी फेसिंग का फर्क थोड़ा सा हो सकता है ऑलरेडी, ऑल्दो ये नहीं होगा दैट वे बट डिपेंड्स, क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि फेसिंग हेयर एंड देयर अपोजिट एंड यू नो फॉरवर्ड फेसिंग ऐसे कुछ करके डाल दिया तो उसमें हमारी डायरेक्शंस उल्टी हो जाएंगी, यू नो हम किसी एक को बेस लेके बाकी सबके डायरेक्शंस डिसाइड करेंगे। इन केस मैंने क्या बोला, मेरी फेसिंग इस तरफ है तो मैं मान रही पी के राइट में क्यू है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी के राइट में क्यू है, यस सबको यही दिख रहा है, सीधी तरफ है, दाई तरफ है। लेकिन अगर मैं यू देखती हूँ, मैंने फेस कहाँ बदल दिया, पहले मेरा फेस इस तरफ था बोर्ड की तरफ, IWB की तरफ, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड बोलते हैं इसको, इसकी तरफ था, अभी मेरा फेस किस तरफ है, टुवर्ड्स द कैमरा और द स्टूडेंट्स, है ना, उनकी तरफ है मेरा फेस। तो अब क्या हो गया, पी मैं हूँ, यहाँ पे क्यू लिखा था, है ना, यही है ना पी एंड क्यू, तो अब मेरे किस तरफ हो गया, लेफ्ट, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई ना, एज आई टर्न अपोजिट तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। तो ये थोड़ा सा मैटर करेगा इनकेस क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि एक का फेसिंग इस तरफ है एक का फेसिंग इस तरफ है, देन इन दैट केस इट वुड चेंज अ लिटिल, राइट, अदरवाइज नॉट। सो इस तरह से हम लेफ्ट राइट का डिसीजन ले सकते हैं। माना 2% की ये 2% है, एक पी यहाँ पर है, माना यहाँ क्यू, इनके बीच में 2% है तो हम 2 ब्लैंक्स डालेंगे, 2 चेयर्स डाल देंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा समझाऊंगी, दैट वुड बी मच इजियर टू गो अहेड विद, क्लियर है। तो ऐसे मैंने बता दिया लेफ्ट राइट का हो सकता है, फेसिंग का डिपेंड करेगा कौन सी फेसिंग है कौन सी नहीं है। अगर मेरी फेसिंग इस तरह है तो ये मेरा राइट हो गया, अभी आप स्टूडेंट को क्या दिख रहा होगा वीडियो में, दैट वुड बी डिफरेंट, मेरा ये राइट है मेरा ये लेफ्ट है, आपको ये लेफ्ट दिख रहा है ये राइट दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो डिपेंड करता है ना, बिकॉज मैं आपकी तरफ फेस कर रही हूँ लेकिन आपका फेस मेरे बैक साइड है, आपका फेस कैसे है, ऐसे है, आप फेस ऐसे कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, लेकिन मेरा फेसिंग इधर था तो मुझे ये राइट दिख रहा है, मेरा राइट है ये और ये लेफ्ट है। लेकिन आप जो वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरा लेक्चर अभी ले रहे हैं, दे नो दैट दिस लेफ्ट एंड दिस इज राइट, दे आर टेकिंग इट दैट वे, है ना। हाँ, उसमें मैंने सोचा कि आप मेरी जगह आके खड़े हो गए, इफ यू आर स्टैंडिंग एट माय प्लेस देन यू वुड फाइंड दिस राइट एंड दिस टू बी लेफ्ट, क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, I guess yes. So you need to look at the perspective of the person who is doing that particular thing. माना अगर मेरी बात हो रही है तो you will not take your left or your right. You will see my right and my left. If I'm saying this is right, this is left, then you will take okay ये right है मैम का, ये left है. So ये वही रहेगा. अगर मैं बोले मेरे राइट पे कोई पर्सन बैठा है तो आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं. Then you'll have to imagine you on my place, basically yourself at my place. Clear? Okay. So, इस तरह से क्वेश्चन जाएंगे, जितने भी सीट्स होगी हम ऐसे से बनाते रहेंगे। इनकेस बोलते पी और क्यू के पे एकदम से इन्फॉर्मेशन आई दैट मैंने बोला क्यू इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट पे क्यू है लिख दिया मैंने, है ना। लेकिन बोल रहे उसके बाद आगे क्वेश्चन मैंने रीड किया, वी आर गेटिंग टू सी दे आर सेइंग क्या कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्यू और पी के बीच में 2 बंदे और बैठे हैं। पहले तो बोला लेफ्ट में, तो लेफ्ट का मतलब ये नहीं है, लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है फिर, और क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन बैठे तो हम 2 सीट और बना देंगे यहाँ पे, क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चंस हम करेंगे। आई एम जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड द बेटर वे। दिस द प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर द लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, रैखिक जो बैठने का तरीका होता है उस अरेंजमेंट का, रैखिक बोल रही हूँ लाइन में एक, है ना। सो द क्वेश्चन इज दिस इज क्वेश्चन 1, APRX S and Z. How many people we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total कितने हैं लोग यहाँ पर? 6 लोग हैं. They're talking about 6 persons. है ना? How many persons? 6.
आर सिटिंग इन अ रो, इनकेस अगर वो रो बोलते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट्स में नहीं बताई कुछ चीजें, वो धीरे धीरे मैं आपको सारी क्लियर करती जाऊंगी। कुछ टर्म्स जैसे आ गई रो, लाइन, वर्टिकली, अगर कुछ भी ऐसा बोलते हैं वर्टिकली, इसका मतलब वो लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड ही है। रो ऐसे हो जाएगा, है वर्टिकल ऐसे हो जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, ये टर्म भी आ सकती है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में। क्या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, है ना, इस तरह से एक्स एक्सिस के सेंस में अगर बोल देते हैं वो, तो वो भी एक लीनियर होता है ना, ऐसे वाई एक्सिस बोल दिया इन केस, तो भी ऐसे वो ऐसे नहीं दिखेगा चाहे, बट इट वुड बी लीनियर, है ना। सो लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, रो हो गया, या कॉलम बोल सकते हैं, कॉलम, तो कॉलम हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे बैठे हैं। क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दीज ऑल वर्ड्स आर समवट डिनोटिंग टू the linear arrangements, linear seating arrangements. These are the terms that could be there in the question, and then that how you can decide कि circular arrangement है, oval shape, circular oval similar माना जाएगा, या linear seating arrangement है। Clear? Yeah. बट हाँ, रो एंड कॉलम अगर दोनों साथ में आएंगे तो उसकी केस की बात नहीं कर रही हूँ, हम जस्ट इधर दिस वे और दिस वे और दिस वे, बट एक लाइन में ही है, दूसरी लाइन या दूसरा रो या कॉलम कुछ नहीं आएगा, इट वुड बी ओनली सिंगल, एक सिंगल रास्ते पे, ठीक है। सो उसके क्वेश्चन में करा रही हूँ कुछ। सो मैंने बोला ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं वो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। कितने पीपल बताए मैंने? 6 हैं। तो सबसे पहले हम 6 लोगों को बिठाने का चेयर्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं। आई एम अरेंजिंग अ सीटिंग अरेंजमेंट फॉर 6 पीपल। 6 सीट तो बना लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 लोगों को मैंने बिठा लिए, के लिए सीट्स बना दिए। अब ये 6 लोग हैं, लेकिन हम किसको कहाँ बिठाएं अभी नहीं बिठाएंगे, वी विल जस्ट लुक एट द इन्फॉर्मेशन, देन उसके अकॉर्डिंग हम कराएंगे। बहुत सिंपल है, मैंने हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नहीं लिखा है। 6 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हैं, एक ही लाइन में बैठे हैं, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। सेंटर में है तो कितने लोग हैं? एक ये वाला हट गया, ये हट गया, ये और ये हट गया साथ में, तो सेंटर में ये 2 बचे। तो इन दो, अगर ये 2 बचे तो सेंटर में एस और जेड बैठे हैं, या जेड और एस भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन लेफ्ट पे कौन राइट पे है, हमने दोनों ऑप्शन लिख लिए अभी, है ना। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी एंड्स में है। ए यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पी होगा, अगर यहाँ ए हुआ तो यहाँ पी होगा। क्लियर हो रहा है कुछ? क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ना कि लेफ्ट वाले पे ए है या राइट वाले पे ए है, मैं पॉसिबिलिटीज लिख रही हूँ। क्लियर है? इन्फॉर्मेशन में जो भी दी है। देन आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब अगर ए यहाँ रखेंगे तो इसका लेफ्ट तो कोई आएगा ही नहीं ना। अगर मैंने ए यहाँ लिख दिया तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पी होगा, यहाँ पी होगा और यहाँ पे ए होगा। इसका मतलब क्योंकि हमें ए का लेफ्ट चाहिए ना, दिस इज पी, दिस इज ए। सो इस तरह से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है। ए के लेफ्ट में बैठा है हमारा आर, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, यूल हैव टू रीड दैट केयरफुली। गेटिंग इट नाउ? इनकेस कोई कंक्लूजन नहीं दिया, जैसे इसके लिए भी कुछ नहीं बताया खास, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क में ही रहने देंगे, पॉसिबिलिटीज दोनों लिखेंगे और दोनों की पॉसिबिलिटीज को देख के ही आंसर करेंगे। इट में भी पॉसिबल कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर बन जाए, तो वी विल अकॉर्डिंगली गो। ठीक है, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर कहाँ बैठा है? इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में आर बैठा है। हु इज टू द राइट ऑफ पी? ये आर ए के लेफ्ट में बैठा है, जो कि हु मतलब आर, हु इज द राइट ऑफ पी, ये क्वेश्चन है बेसिकली, हु इज द राइट ऑफ पी, पी का राइट कौन होगा? कुछ समझ आया क्या हो रहा है? ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, ए और पी के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। ए के लेफ्ट में आर बता दिया, इसलिए ए वहां नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट की सीट हमारी पॉसिबल नहीं है, दोनों एंड्स पे बैठे हैं, एस एंड जेड बीच में है, तो लिख दिया हमने दोनों पॉसिबिलिटीज। एक पर्सन कौन सा रह गया? ए हो गया, आर हो गया, एस हो गया, जेड हो गया, हमारा एक्स रह गया जो कहीं नहीं बैठा। बची हुई एक सीट है, हमने एक्स को बिठा दिया, फिर आके बैठ जाओ, ये सीट खाली है, यही बैठना पड़ेगा। एक्स बैठ गया, ये हमारा खुद से कंक्लूजन निकला है ना। दिस इज द कंक्लूजन बाय अस, दिस इज द कंक्लूजन बाय अस कि हमारा यहाँ पे एक्स बैठा है ना। हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है? व्हाट इज द आंसर? एक्स। सिंपली आंसर निकल गया। ये कॉन्फ्लिक्ट में रह गया, इससे हमारा कोई यूज भी नहीं हुआ, बस हमने लिख दिया, क्या पता यूज होता, नहीं हुआ, छोड़ दिया। समझ आ गया क्वेश्चन का आंसर? एक्स। बहुत ही सिंपल था, just you need to analyze the questions and then answer accordingly, right? Now the next question says, the question number 2, question number 2 क्या बोल रहा है?
A, B, C, D, E and E, basically they are talking about 5 persons. We'll assume 5, है ना? So A, B, C, D and E are sitting on a bench. एक बेंच पे बैठे तो बेंच भी ऐसे सीधा ही दिखेगा जनरली, सीधा बेंच, ऑन अ बेंच, एक ही बेंच पे 1 2 3 4 5 सीट्स बना दी, क्योंकि 5 लोग बैठे तो 5 लोगों की सीट बना दी। 4 भी बैठ सकते हैं तो 4 सीटिंग 4 सीटर बना दूंगी मैं उसको, है ना? तो हम जितने पर्सन हमारे क्वेश्चन में उतना मानेंगे। इनके छोटा सा बेंच है लेकिन 5 लोग बैठे तो हम 5 लोगों को एडजस्ट करेंगे किसी तरह से। सो ये नहीं सोचना मैडम सीट छोटी है बड़ा है बेंच कैसा है लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्लियर है? सो A, B, C, D एंड E आर सिटिंग ऑन अ बेंच, बैठे हैं। कैसे बैठे भी नहीं बता रहे हमको, तो हम लिखेंगे भी नहीं। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, A B के साथ बैठा है ना? A और B मतलब साथ में है, या तो A B है या फिर B ऐसे बैठे हैं, या तो A लेफ्ट में है या B लेफ्ट में है, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। साइड में लिख ली, हमें नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे पोजीशन जा रही है, बट ये पता है A B साथ में है, या तो A B लिखे होंगे बैठे होंगे या B ऐसे होगा, लेकिन दोनों साथ में बैठेंगे क्योंकि नेक्स्ट मतलब बराबर में। क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन नीचे लिख ली, अभी मुझे नहीं पता कहाँ बैठे तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, जो मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी मैं उसके अकॉर्डिंग फिल कर दूंगी। नेक्स्ट इज C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, तो C भी ऐसे D के साथ बैठा है या D C के साथ, दोनों का मतलब सेम ही है। अब कैसे बैठे हैं, लेफ्ट पे कौन है राइट पे कौन है नहीं पता, दैट मैटर्स, बट इससे डायरेक्शन में मैटर करता है। इस तरह से डायरेक्शन का समवट रिलेशन आ जाता है यहाँ पे कि हाँ लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, उससे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टू बी समवट द पार्ट ऑफ डायरेक्शन रीजनिंग ऑल्सो, लेफ्ट राइट के सेंस में, है ना? क्योंकि लेफ्ट हमारा एक टाइप से, कई बार हम ईस्ट बोल देते हैं कई बार वेस्ट बोलते हैं, वो डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन तो आ ही गई ना कहीं लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में तो आ गया। सो C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, बट D इज नॉट सिटिंग विद E, D E के साथ नहीं बैठा है। क्लियर है? तो 4% को तो हमें क्लियर हो गया ना, D E के साथ नहीं है, तो D के यहाँ ना तो यहाँ E होगा, होल्ड ऑन, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन, इस तरह से प्लॉट कर लेना पूरा का पूरा, इजी हो जाएगा करना, है ना? यहाँ E नहीं आ सकता और यहाँ भी E नहीं आ सकता, क्योंकि E D के साथ नहीं बैठा है ना, C के साथ आ सकता है, D जब वहां पे बैठा है यहाँ बैठा है, तो इस दो जगह नहीं आ सकता E। क्लियर है? D इज नॉट सिटिंग विद E, या E D के साथ नहीं बैठा है। नाउ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन इतना, दैट D इज नॉट सिटिंग विद E। क्लियर है यहाँ तक? यस। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, जो बेंच के लेफ्ट एंड पे है। अगर मैं बेंच ऐसे मानती हूँ, मैं ऐसे भी मान सकती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट किया जाएगा। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करती हूँ, मैं इसको लेफ्ट मान रही हूँ, मैं इसको लेफ्ट मान के कर रही हूँ इधर फेस देख के, तो यहाँ पर कौन बैठा है E, तो इसका मतलब है E यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब E और D साथ में नहीं है ना। क्लियर है? तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी वो वाली होगी, वो देखना पड़ेगा हमें ना। क्लियर है? बट हमको E की पोजीशन पता चल गई। नाउ C इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से C सेकेंड पोजीशन पे है, राइट से C सेकेंड पोजीशन पे है। C की पोजीशन पता चल गई, C की पता चल गई, तो D या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, पर वो E के साथ नहीं होगा। क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इससे पहले ही नहीं होगा, इसके बीच में और लेटर्स भी हो सकते हैं और पर्सन्स भी सिटेड हो सकते हैं, बस D और C बराबर में नहीं होने चाहिए। C है तो D यहाँ पर आएगा या यहाँ D यहाँ आएगा, तो वैसे भी वो E से दूर हो गया, है ना? क्योंकि वो भाई अलग डायरेक्शन बताई नहीं, उसकी क्लियर क्वेश्चन में मेंशन किया है ना, तो D यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो अब छोटी सी बात बताना, D इधर आएगा या इधर आएगा। अगर इधर आ गया D, तो फिर A B कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि B और A साथ में है ना, तो D इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। आपको चीज समझ आई? क्योंकि हमें A B को बिठाना है, A यहाँ B यहाँ थोड़ा ना बैठा देंगे, साथ में बैठे एक दूसरे के नेक्स्ट, A सिटिंग नेक्स्ट टू B, तो इसका मतलब C के साथ D यहाँ पर बैठा होगा, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठ गया तो फिर A और B दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे या तो BA होगा या AB होगा, है ना? क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा एनालिसिस मैटर करता है इसमें, है ना? नाउ A is to the right of B and E, सेकेंड पोजिशन C की बता दी फ्रॉम द राइट, A is to the right of B, A B के राइट पे है, A is to the right of B, B के राइट पे है A, ये वाली सिचुएशन है, ये वाली गलत है। समझ आया? वी विल इरेज दिस, जो काम का नहीं है उसे फटाफट से कट कर दिया। A is to the right of B, देन इसका मतलब यहाँ पे B एंड यहाँ पे A। पोजिशंस क्लियर हो रही है? थोड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है ना? नाउ एंड E, B एंड E, तो मतलब E और B के राइट में है, आ गया राइट में, ये इमीडिएट राइट आ गया क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर में बैठे हैं, और E के भी राइट में तो हो गया A इज टू द राइट ऑफ, मतलब बेसिकली A इज द राइट ऑफ E एंड B के तो बिल्कुल साथ में बैठा है, तो इस तरह से हो गया, लेकिन वो E के राइट में भी है।
यहाँ तक इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया, हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी थी एक ही पोजीशन को पता करने के लिए। यस ना? यस। मैं अभी आपको डिटेल में बता रही हूँ, खुद से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, यू विल बी वेरी मच apt in these questions and you can freely find the answers of these questions very easily। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कंप्लीट खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ A and C are sitting together, A और C साथ में बैठे हैं, दिख रहे हैं ना? A और C साथ में बैठे हैं। In which position A is sitting? अब A कौन सी पोजीशन में बैठा है बता दीजिए। अभी हमें बीच में दिख रहा है, B और C के बीच में, और A और D के बिल्कुल बेसिकली सेंट्रिक पोजीशन हो गई A की हमारी। हमने अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस का ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन B एंड D, नो, बिटवीन B एंड C, यस। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा B एंड C के बीच में, दिस वुड बी द आंसर। सो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। आंसर क्वेश्चन आंसर हम ना इस पूरे चार्ट को देख के देंगे, तो बिटवीन B एंड C। कई बार ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है बिटवीन C एंड B, क्योंकि बीच में तो C और B के हो या B और C के हो, मतलब सेम ही है। C एंड B या B एंड C मतलब सेम ही है। क्लियर हुआ सभी को? इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एंड आई थिंक वेरी इजी टू सॉल्व। यू जस्ट नीड टू फोकस करेक्टली एंड थोड़ा एप्टीट्यूड को इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे जैसे D यहाँ लिख दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ आने से ये दोनों एक दूसरे के बराबर में कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया। सो इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने क्वेश्चंस के 2 एग्जांपल्स दिए इन्हीं की हेल्प से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू सॉल्व देम एक्टिवली, थिंकिंग analytically, so that you can solve the questions. I just want you to do what? Redo these 2 questions again yourself. Redo these questions yourself again. खुद से ये दोनों क्वेश्चंस फिर से ट्राई करना। क्वेश्चन जहां पे आए वहां पे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करना फिर से, एंड देन उसके बाद आगे जाना। एंड उसके अलावा ट्राई अराउंड सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के 10 मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2, ठीक है। सो ये अभी तक का हो गया कि आपको करना क्या है, होमवर्क क्या है आपका। इसके अलावा सभी को ये जो लेक्चर में मैंने आज पढ़ाया सारा फिर से रिवाइज करना, उसके बाद चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नाउ वन मोर थिंग, मैंने डायरेक्शन से मैंने बताया थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है ये, बट सीटिंग अरेंजमेंट का एक पूरा प्रॉपर टॉपिक है जो मैंने इसका एक पार्ट बता दिया, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, कि रैखिक सीटिंग अरेंजमेंट मतलब एक लीनियर फॉर्म में कैसे होगा। अब मैं एक चीज और बता रही हूँ, यहाँ पे आई टैग करके एक होगा, कार्ड होता है जिसके थ्रू आप प्रीवियस डायरेक्शन का टॉपिक देख सकते हैं। तो वहां पे विजिट करके जिन्होंने वो सेक्शन का वो वाला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। एंड बहुत से स्टूडेंट्स के वो गलत होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उसकी वीडियोस को चेक कीजिए। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी एक वीडियो डाला है डायरेक्शन से रिलेटेड, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड, दिशा बोध, तो उस वीडियो को भी गो थ्रू कीजिए जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है। क्लियर है? फिर से रिवाइज भी कर लीजिए अगर आपने देखा है तो अच्छा होगा, रिवीजन हो जाएगी साथ साथ। तो कुछ पेंडिंग में लास्ट मोमेंट पे वही चीजें रिवाइज करेंगे जो हमारी जिनको अच्छे से क्लियर नहीं है, उसी को जो चीजें क्लियर है समझ आ रही है उसको 2-4 बार रिवाइज करके फाइनल कर लीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि अभी एग्जाम तो 5-6 महीने बाद है उसके अकॉर्डिंग तब तक रिवाइज करते रहेंगे, नहीं। जो जो चीजें अभी आ रही है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन MCQ ट्राई करते रहो और टॉपिक को क्लियर कर करके साइड में करते रहो, ठीक है। सो these are the 2 questions that you need to do from the home. This is your homework and keep practicing. And जो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं जून के अभी, उनको रियली गुड लक फ्रॉम माई साइड। आई होप दैट they crack their examinations this time only. Have a nice day. Thank you.